वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले विवाह टॉपिक के ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। इस सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। इसके बाद आने वाले समय में आज या कल एक या 2 वीडियो इसके ऊपर और आएगी, जिसके बाद विवाह टॉपिक से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने के चांस ना के बराबर है। चाहे आप कहीं क्विज दे लो या फिर कहीं टेस्ट दे लो या फिर मेन एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, कहीं पे भी इसके बाद विवाह टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर से कोई नई टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे धर्म है, भाषा है। फिलहाल इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस धर्म में विवाह को एक समझौता माना गया है? किस धर्म में विवाह को एक समझौता माना गया है? तो हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में माना जाता है। हमें पता है कि हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार होते हैं? कुल 16 संस्कार होते हैं। पता है ना आप लोगों को कुल कितने संस्कार होते हैं? 16। और 16 में से विवाह का स्थान कौन सा है? 15वां। और सबसे अंतिम होता है जो अंतिम संस्कार, जिसको बोलते हैं मृत्यु के बाद। ठीक है, दूसरा है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म में जो है विवाह को एक समझौता माना गया है। क्या माना गया है? एक समझौता। ठीक है, मूल रूप से ये एक प्रकार का अनुबंध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुस्लिम धर्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म में ब्रह्मचारी को, यहाँ पे ब्रह्मचारी होना चाहिए, ठीक है, ब्रह्मचर्य को हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित मतलब ज़्यादा ये कोशिश की जाती है कि कोई ज़्यादा ब्रह्मचारी ना बने, ब्रह्मचर्य धारण ना करे, मतलब अच्छा नहीं माना जाता है किस धर्म में? ब्रह्मचारी को। तो हिंदू धर्म की अगर बात करें तो यहाँ तो ब्रह्मचारी लोगों की ज़्यादा ही वैल्यू है, या फिर ये तो कह ही सकते हैं कि यहाँ संभाव है। जितनी इज्जत हम गृहस्थ को देते हैं उतनी इज्जत ब्रह्मचारी को भी देते हैं। और अगर अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ तो देख लो, जो ब्रह्मचारी हैं, चाहे मोदी हो या योगी जी, ये सब तो एकदम टॉप पोस्ट पे तो यही लोग हैं। बौद्ध धर्म में भी ब्रह्मचारी जो होते हैं, ज़्यादातर लोग जो ब्रह्मचारी हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। और साथ ही वहाँ पे जो है ना, ब्रह्मचारी लोगों को आप चले जाओ तिब्बत वगैरह में, तो यहाँ पे इस बौद्ध धर्म के जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनको बहुत इज्जत दी जाती है। लेकिन मुस्लिम धर्म की बात करें तो यहाँ ब्रह्मचारी को हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, कारण क्योंकि मुस्लिम धर्म में जो है आबादी को लेके ये लोग थोड़े चिंतित हैं। इन लोग का मानना है कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़े इनका, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्रह्मचारी को जो है हतोत्साहित करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करता है? मूर्ति पूजा का विरोध कौन सा धर्म करता है? हिंदू धर्म? बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में तो राम कृष्ण, आज जैसे दुर्गा जी, सबकी पूजा हम करते हैं ना। और इसी बात पे याद आ गया, आज रामनवमी है, तो आप सबों को रामनवमी की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और बात करें मुस्लिम धर्म की तो आप लोगों को पता होगा कि जो कई सारे मुस्लिम आक्रांताएँ थे जो यहाँ पे आक्रमण किया करते थे, जैसे कि एक प्रसिद्ध है मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी को बूत शिकन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके उन्होंने कई मूर्तियों को तोड़ा था। ठीक है, तो ये लोग जो मुस्लिम धर्म में ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मुस्लिम धर्म। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बीना विवाह प्राचीन अरब समाज में प्रचलित था। यह विवाह किस धर्म के लोगों के बीच प्रचलन में था? देखो, बीना विवाह जो है अरब समाज में प्रचलित था। ठीक है, पश्चिमी मुस्लिम समाज जो है उसमें प्रचलित था। इस विवाह में क्या होता था, जैसे मान लो एक गर्ल है, तो ये अपने मर्जी से, जहाँ यहाँ पे मान लो कई सारे 1 2 3 कई सारे जो हैं, यहाँ उंगली से लिख रहा हूँ तो ये थोड़ी सी, मान लो कि 1 2 3 ये कई सारे जो हैं सो लड़के हैं, तो इसमें से अब गर्ल्स की चॉइस होती थी, ये किसी को भी चुन सकता था एक को। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स की जो दुल्हन होती थी उनकी इच्छा होती थी कि ये जिसको चाहे अपने वर के रूप में चुन सकती थी। तो ये किस धर्म के लोगों के बीच प्रचलन में था? तो मुस्लिम धर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम धर्म में एक समय में
अधिक से अधिक कितनी पत्नियां रख सकता है? मुस्लिम धर्म में एक पुरुष एक समय में अधिक से अधिक कितनी पत्नियां रख सकता है? तो इसका सही उत्तर है 4। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, एक समय में, इस बात पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी इसका ज़रूरत आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। मुस्लिम विवाह के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो निकाह, मुता, फासिद, ये तीनों जो है मुस्लिम विवाह के प्रकार हैं। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब ये तीनों क्या हैं? तो इनका सबका जो है मैंने बनाया ही MCQ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपके कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाए। अब ये तीनों जो है निकाह, मुता, फासिद, इन सब के बारे में अभी MCQ क्वेश्चन आएगा, हम वहाँ बताते चलेंगे ये सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम धर्म में सबसे अधिक स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विवाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकाह। क्या हो जाएगा? निकाह। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विवाह में पति पत्नी दोनों की सहमति अनिवार्य है? तो एक बार फिर से सही उत्तर हो जाएगा निकाह। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विवाह का वह स्वरूप, अब देखो डिफिनेशन शुरू हो रही है, यहाँ से समझा रहे हैं हम आपको। विवाह का वह स्वरूप जो एक निश्चित समय तक के लिए ही होता है, साथ ही वह अवधि समाप्त होने पर इस विवाह को रद्द समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो जो एक निश्चित अवधि के लिए ही, मान लो कि एक है A और एक लड़की है B, ये दोनों एक निश्चित अवधि के लिए साथ रहने की जो है साथ रहने का वादा करते हैं, और उस समय समाप्त हो जाने के बाद समय सीमा ये आपस में अलग हो जाते हैं फिर से। तो इस प्रकार के विवाह को बोलते हैं हम मुताह। यानी ये एक प्रकार से अस्थायी विवाह है। क्या है? एक अस्थायी विवाह है। इसके फलस्वरूप अगर इनका कोई बच्चा मान लो कि C, तो C को तो संपत्ति पे अधिकार मिलेगा, A की संपत्ति पे अधिकार मिलेगा, लेकिन ये पत्नी जो है इसको अधिकार नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर, जब निकाह में आवश्यक शर्तों की कमी के बावजूद भी विवाह कर लिया जाता है, तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है? देखो, सबसे सही विवाह तो किसको कहा जाता है? निकाह को, जिसमें वर वधू दोनों की सहमति से शादी किया जाता है। इसमें वर पक्ष की ओर से दुल्हन को कुछ रुपये दिया जाता है, दहेज के जैसे ही कुछ होता है। ठीक है, जिसको हम मेहर बोलते हैं। उसके बाद अगर दुल्हन और जो वर है दोनों अगर उस पक्ष शादी के लिए राजी होता है तो उनकी शादी करा दी जाती है। तो निकाह तो सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या होता है कि जब आवश्यक शर्तों की कमी हो जाती है, ठीक है, जैसे हम समझाते हैं क्या है। मान लो कि एक मैन है, एक आदमी है मुस्लिम धर्म का, उसके पहले से 4 बीवी है, 2, 3, 4, एक साथ 4 बीवी तो रख सकता है, ये ऐसा तो अलाउ है। लेकिन उसके बाद इसको फिर से एक 5वीं पसंद आ गई इसको, मान लो एक और लड़की या औरत पसंद आ गई अब इसको। अब इससे शादी अगर ये करना चाहे तो क्या करना होगा? क्योंकि अब इस्लाम तो इजाज़त देगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले से 4 पत्नी हैं। ठीक है, पहले से क्या है, इसके 4 पत्नी हैं। तो अब अगर इससे शादी करना हो इसे, तो अगर मान लो इससे ये शादी कर लेता है अभी, ठीक है, तो फिलहाल तो ये इलीगल हो गया ना, क्योंकि ऑलरेडी इसके 4 शादी हैं। तो अभी तो ये इस प्रकार की शादी को हम बोल देंगे क्या? फासीद। ठीक है, ये बाद में क्या करेगा? मान लो कि ये ऑप्शन 2 इसको तलाक दे देगा और ये 5 को यहाँ पे जाके स्थापित कर देगा। अब ये 2 हट गया, 5 यहाँ आ गया, यानी वापस जो है 4 बीवी हो गया इसका। अब ये 4 पत्नी तो रख सकता है, तो ये वापस क्या हो गया? निकाह के जिस शर्तों को पूरा कर लिया। तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है? फसीद। यानी उस समय जिस समय शादी की जाती है उस समय तो वो आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है, लेकिन बाद में चल के जो शर्त होता है उसे पूरा कर दिया जाता है। ये तब भी लागू होता है जैसे कि कोई दूसरे धर्म की लड़की से अगर मुस्लिम लोग शादी करते हैं, तब भी ये नियम लागू होता है। ठीक है, उस प्रकार के विवाह को क्या बोलते हैं? फासीद। फासीद को ऐसे याद रख सकते हो जैसे फसाद। कोई अड़चन आ जाता है ना, और ये सही भी है, कोई अड़चन आ जाती है शादी में तो उसको हम बोलते हैं ना फसाद, तो उससे याद रखो फासीद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह को निकाह में बदला जा सकता है? अभी जस्ट मैंने बताया फासीद को, क्योंकि ये आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता, लेकिन बाद में चल के क्या करता है? आवश्यक शर्तों को पूरा करता है, जिसके बाद इसे निकाह कहा जाता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विवाह को परमानेंट विवाह की संज्ञा दी गई? मैं बता चुका हूँ, परमानेंट विवाह है निकाह। ठीक है, मुस्लिम धर्म में सबसे बेस्ट विवाह है निकाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम धर्म में गैर कानूनी विवाह को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इन तीनों को बता ही चुका हूँ। मुस्लिम धर्म में गैर कानूनी विवाह को बोलते हैं बातिल। क्या बोलते हैं? बातिल। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है। जब निकाह किया जाता है ना, तो जैसे हिंदू में देखते होंगे दहेज दिया जाता है, लेकिन याद रखना दहेज जो है इलीगल है। ठीक है, दहेज क्या है? इलीगल है। लेकिन मेहर वहाँ पे क्या किया जाता है? पति के द्वारा उल्टे पत्नी को दिया जाता है। ठीक है, पत्नी को एक निश्चित रकम दी जाती है जिसको क्या बोलते हैं? मेहर। और मेहर लीगल है, इसको मान्यता प्राप्त है। लेकिन दहेज जो है इलीगल है। अगर पता चल जाए कि आपने दहेज लिया है तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। मौसी के बेटे के साथ विवाह को किस रूप में परिभाषित करेंगे? अब देखो, ऑप्शन है समांतर कजिन मैरिज, क्रॉस कजिन मैरिज, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये समांतर कजिन मैरिज क्या होता है, क्रॉस कजिन मैरिज ये क्या होता है? तो देखो, जैसे एक व्यक्ति है, एक लड़का है बी, इसके पिताजी हैं ए और इसकी माँ है सी। ठीक है, तो अब क्या है कि ये ए के भाई जो होंगे, ठीक है, ए के जो भाई होंगे या सी की जो बहन होगी, ठीक है, यानी दोनों समान लिंग के अगर, जैसे कि ए पुरुष है ना, तो इसका जो भी पुरुष भाई, चूँकि भाई होगा पुरुष ही होगा ना, तो इसके भाई, और ये चूँकि स्त्रीलिंग है तो ये भी इसकी जो बहन होगी, तो उनके संतान के बीच अगर शादी होती है तो इस प्रकार के विवाह को क्या बोलते हैं? समांतर कजिन मैरिज। यदि सामान्य शब्दों में समझे तो यदि चाचा के लड़के से या मौसी के लड़के लड़की से अगर कोई शादी करता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? समांतर कजिन मैरिज। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति मामा के लड़के लड़की से या फिर बुआ के लड़के लड़की से, चूँकि माँ फीमेल है और मामा मेल, तो दोनों अलग अलग लिंग के हो गए ना, तो इसीलिए वहाँ पर कहा जाता है क्रॉस कजिन। तो क्रॉस कजिन मामा के लड़के लड़की से या बुआ के लड़के लड़की से, अगर ये आमतौर पे मुस्लिम धर्म में ही होता है, तो इस प्रकार की शादी को क्या कहा जाता है? क्रॉस कजिन मैरिज। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, मौसी के बेटे के साथ विवाह को क्या हम कहेंगे? सीधी सी बात है, समांतर यानी पैरेलल कजिन मैरिज। याद रखोगे ना, मौसी या फिर चचेरा भाई बहन, इसकी बात हो तो समांतर, अगर बुआ के बेटे बेटी या फिर मामा के बेटे बेटी की बात हो तो क्या हो जाएगा? क्रॉस कजिन मैरिज। याद रख लोगे? ठीक है, यानी सीधी सी बात है, जो आपके पेरेंट हैं समान लिंग के ही अगर हो तो उनके बीच जो शादी, उनके संतान के बीच जो शादी होगी वो समांतर कजिन मैरिज होगा, और विपरीत लिंग के हो तो फिर क्या हो जाएगा? क्रॉस कजिन मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बुआ के बेटे के साथ विवाह को किस रूप में परिभाषित करेंगे? अभी मैंने बताया बुआ के बेटे से क्रॉस कजिन मैरिज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 3 तलाक को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा पारित मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया था? आप सबों को याद होगा 2019 में इलेक्शन था, इलेक्शन से जस्ट पहले पारित किया गया था, याद है ना? ठीक है, चले आगे। इसके द्वारा क्या समाप्त किया गया था? 3 तलाक को। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। मुस्लिम अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम अधिकार दिवस मनाया गया था 1 अगस्त 2021 को। क्यों? तो ट्रिपल तलाक के ख़त्म होने के बाद ये मनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में, ये कहो तो इसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। अब 19 की बात करते हैं। मामा के लड़के के साथ विवाह किस रूप में परिभाषित होगा? तो मामा के लड़के के साथ
समांतर होगा या क्रॉस कजिन, तो क्रॉस कजिन ही होगा, ठीक है। समांतर किसके साथ, तो मौसी के लड़के के साथ या लड़की के साथ, या फिर चाचा के लड़की के साथ, ये समांतर होगा। जबकि मामा के लड़के के साथ या फिर बुआ के लड़के के साथ शादी हो तो क्या कहा जाएगा, क्रॉस कजिन। तो मामा के साथ अगर लड़के के साथ हो रहा है तो इसको क्रॉस कजिन तो बोलेंगे, लेकिन क्या मैटरनल या पैटर्नल, तो याद रखना मामा के लड़के के साथ हो तो मामा किस पक्ष से जुड़े हैं, माँ के पक्ष से ना, तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल क्रॉस मैरिज। और अगर बुआ की बात करें तो बुआ किस पक्ष से जुड़े होते हैं, पिताजी के पक्ष से, तो उसको बोलते हैं पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। तो मामा के लड़के के साथ विवाह होगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैटरनल क्रॉस कजिन मैरिज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बुआ के लड़के के साथ विवाह किस रूप में परिभाषित होगा, सीधी सी बात है, पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। और अब क्वेश्चन नंबर 21, हाँ तो यहाँ ये बताना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और नए लोग हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।